नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो स्कूल लेक्चर 2013 थी उसके केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न निकालेंगे। बाकी के 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन जो है कल निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +½ है और चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है। यह निम्नलिखित है किस कक्षक में उपस्थित नहीं रह सकता। तो ये दोस्तों एस ऑर्बिटल जो एस है उसमें उपस्थित नहीं होता, क्योंकि एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान केवल 0 हो सकता है। क्योंकि और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है +L से लेकर -L तक के बीच में होती है, तो एस ऑर्बिटल नहीं हो सकता दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² हो सकते हैं। बिल्कुल, किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2n² हो सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं कि इनमें ये दो एलिमेंट दिए हुए हैं ए और बी, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो ए वाले में न्यूट्रॉन की संख्या 20 होगी और बी वाले में न्यूट्रॉन की संख्या जो है 45 होगी। 20 और 45 का रेशो 5 चौक 20 और 5 नाम 45, तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-D नहीं है? तो गोल्ड जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी को हम डी ब्लॉक के एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट इनको नहीं कहते हैं। दूसरा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा इसका ये वाला ऑप्शन होगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है और फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन का होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने के कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होती है। फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से इंट्राआयनिक रिपल्सन बढ़ जाता है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयनिक यौगिकों में किस प्रकार की समायोजकता है? तो इसके अंदर उपसहसंयोजक समायोजकता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाईमैग्नेटिक आयन। तो इनमें से कौन सा जो है एक डाईमैग्नेटिक आयन होगा? तो इसमें जो है दोस्तों ये टाइटेनियम +4 है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Tg2 4s2। अब जब चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, और इलेक्ट्रॉन नहीं बचने की वजह से ये डाईमैग्नेटिक होगा। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा? तो इस कंपाउंड का नेम होगा पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा तत्व जो है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाता है? तो दोस्तों स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वो है +3। बाकी सब जो हैं 2-2, 3-3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। स्कैंडियम की केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो होती है 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संक्रमण तत्वों की क्रमशः दूसरी, तीसरी और पहली सीरीज, मतलब दूसरी का फिर दूसरी का होना चाहिए, फिर तीसरी का होना चाहिए और फिर पहली का होना चाहिए। तो देखिए जो तीसरा ऑप्शन है उसमें एट्रियम जो है सेकंड सीरीज का है, टंगस्टम जो है थर्ड का है, स्कैंडियम फर्स्ट का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी फर्स्ट ग्रेड में यूरोपियम का पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ब्लॉक में से क्वेश्चन आता है। तो गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी को पता है, अभी यूरोपियम का पूछा है इस फर्स्ट ग्रेड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिश मेटल कंसिस्ट, किस मिश धातु में लोहे एवं सल्फर कार्बन के अवशेष 90% क्या पाया जाता है? तो आप लोगों को पता है लेंथनाइड इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अभी देखो ये क्वेश्चन जो है अभी अपने फर्स्ट ईयर में भी आया ये सीरियम प्लस लैंथनम प्रोमेथियम इट्रियम के इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक रेडियस। अभी जस्ट क्वेश्चन ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया है। तो देखो सब आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस की वैल्यू क्या होती है? घटती है। तो सबसे ज़्यादा लैंथनम की होगी, सीरियम की होगी और फिर प्रोमेथियम की होगी, फिर ट्रिटियम की होगी। तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है
फर्स्ट ईयर का कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं आरपीएससी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक्टिनाइड विथ एलिमेंट +7 जो ऑक्सीडेशन रखते हैं, तो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो होते हैं वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की जब चलते हैं, लैंथेनाइड की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सभी को पता है, +3 दर्शाते हैं, और जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट +2 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है। दोनों को ही बताता हूँ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसके द्वितीय कोटि की विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी, तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट की इकाई जो होगी वो होगी हमारी लीटर मोल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। 4 वाला ऑप्शन जो है इसके अंदर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे पास इसका की का निकालने का फॉर्मूला है रेट अपॉन द चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। फॉर रिएक्शन 2SO2 + O2 एक्सेस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2, तो ऑर्डर जो होगी इसकी 0 होगी, क्योंकि यदि हम किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट को एक्सेस के अंदर लेते हैं तो एक्सेस में लेने से उसके रिएक्शन की रेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यदि वो रिएक्टेंट जिसके कंसंट्रेशन बदलने से रिएक्शन की रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है उसकी ऑर्डर 0 होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है 5.5 × 10⁻⁻14 है। द हाफ लाइफ, अब हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला होता है आपको कि 0.693/K, तो आप लोग क्या करोगे 0.693 के अंदर 5.5 × 10⁻⁻14 का भाग दे दोगे, तो जब ये भाग दोगे तो आपके पास में आंसर जो है ये ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट नंबर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 18 हो गया अपना, एक बार चेक कर लेते हैं, 18वां क्वेश्चन हो गया है। अब 19वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा रासायनिक अवशोषण के लिए सही नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट है ये अत्यधिक रासायनिक अवशोषण, इसको अंग्रेजी बोल देता हूँ कीमो एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ये अत्यधिक विशिष्ट होता है, सही है। यह उत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय नहीं होता दोस्तों, ये जो है अनुत्क्रमणीय होता है। क्यों? क्योंकि फिजियो एडजॉर्प्शन जो होता है उत्क्रमणीय होता है, ये तो ठीक है, तो और बाकी सब सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है कि ये केमिकल चेंजेज, केमिकल एडजॉर्प्शन कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकते। द रेंज ऑफ द साइज ऑफ द कोलाइडल, कोलाइडल की साइज की रेंज क्या होगी दोस्तों, तो ये जो कोलाइडल की साइज की पार्टिकल्स की जो रेंज होगी वो आपका ऑप्शन ये होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ऊपर वाला हो गया अपना 21वां क्वेश्चन। 0.15 मोल विलय तथा 0.85 मोल विलायक युक्त विलयन में वाष्प दाब 120 mmHg है, तो शुष्क विलायक का वाष्प दाब कितना होगा, तो राउल्ट के नियम से आप लोगों के पास में हो जाएगा कि टोटल प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर जो है PA + PB, PA का मान आप क्या लिख दोगे P0A XA + P0B XB, तो इनके मोल दे रखे हैं आप लोगों को, तो मोल भिन्न निकाल लोगे आप लोग, और मोल भिन्न से आप लोग जो है इसको आप सोल्व कर लोगे, तो आपका आंसर जो है इससे आएगा आपका वो आएगा 14.11। देख लीजिए कैसे निकालोगे, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। 0.15 और 0.85 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब मोल विलय के मोल भिन्न निकालनी है, तो 0.15/1, और यदि आप इसकी निकालोगे तो इनकी मोल फ्रैक्शन भी कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी आपके पास में, जो इनके मोल दिए हैं वही लगभग इनकी मोल फ्रैक्शंस आएगी, क्योंकि है ना। और अब अपन को वाष्प दाब निकालना, तो वाष्प दाब का फल लगता है P0A XA + P0A XB, इससे आप लोग इसका कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अधोलिखित में से कौन जलीय विलयन में उच्च क्वथनांक शो करता है पूर्णतः डिसोसिएशन मानते हुए, तो देखो ग्लूकोज में एक ही है, KNO3 के अंदर आयंस कितने हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी।
तो सोडियम सल्फेट जो होता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हो रहे हैं वो 3 हो रहे हैं, और KNO3 में जो 2 ही हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो उसका ही होगा, तो Na2SO4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कितने आयन बन रहे हैं, 3। अरे यार, इसमें जो आयन बन रहे हैं टोटल कितने बन रहे हैं, 3, इसमें 1, इसमें 2, और इसमें जो बन रहे हैं वो 1। तो नंबर ऑफ आयंस पार्टिकल्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो होती है वो किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, हिंदी देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित से आदर्श विलयनों के संबंध में सही नहीं है। देखो, विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। विलयन बनने पर शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण की एंथैल्पी का मान 0 हो जाता है, डेल्टा H का मान 0 होता है, बिल्कुल सही है। मिश्रण के आयतन परिवर्तन का मान भी 0 हो जाता है। और दूसरा है एथेनॉल और एसीटोन को मिश्रण करने पर जो है आदर्श विलयन बनता है। तो दोस्तों ये चौथा वाला ऑप्शन जो है ये मुझे गलत लग रहा है, तो इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन गलत होगा। एथेनॉल और एसीटोन का जो मिश्रण होता है वो हमारा नेगेटिव डेविएशन होता है वाला, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन वाला बनता है, तो ये जो है आइडियल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद इकाई रहित है, तो मोलरता, मोल पर किलोग्राम, मोलरता, घनत्व, सभी की यूनिट, लेकिन मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, यूनिट लेस होती है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन हमारे हो गए हैं अब तक 24 के बाद में 25 पे चलते हैं हम लोग। बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण है, तो बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण जो होता है एक आदर्श विलयन होता है, दोस्तों सभी को पता है। बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण एक आदर्श विलयन होता है, हमने एग्जाम्पल भी पढ़े थे। एक मिनट, पीछे क्वेश्चन रह गया शायद, एक 23 के बाद में 24 वाला क्वेश्चन हो गया था ना, हाँ हो गया। 25 के बाद में 26 पे चलते हैं। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है CO2, CO और H2O की, है ना। अब इसके अंदर आप लोगों को स्टैंडर्ड एंथैल्पी इन किलोजूल इन द रिएक्शंस, तो आप लोगों को इनमें कि रिएक्टेंट की जो है CO और H2O की एंथैल्पी को आप जोड़ के इसमें से रिएक्टेंट की प्रोडक्टिविटी को घटा दोगे, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, तो इसका आंसर जो है आप लोगों के पास में 40.93 में आंसर आएगा इसके अंदर। जैसे सपोज करो, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें CO2, CO और H2O की ये दे रखी है आप लोगों को, तो अब इसके अंदर आप क्या करोगे, CO और H2O की एंथैल्पी को जोड़ दोगे, CO और H2O की एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर, और इसमें से CO2 की एंथैल्पी को आप घटा दोगे, तो आपके पास में ये आंसर आ जाओगे। प्रोडक्ट माइनस होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने का क्या होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड इन द कैलोरीमीटर में आंतरिक ऊर्जा निकालते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करता है ये, तो जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। यदि कोई प्रक्रम स्वतः है तो उसके लिए डेल्टा G का मान 0 से कम होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कि 0 से कम वैल्यू। ये ऑप्शन 0 से ज़्यादा बताता, 3 नंबर का वैल्यू ये शो कर रहा है कि डेल्टा G की वैल्यू जो है 0 से कम होगी। अगला क्वेश्चन है, एक गैस का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाए तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा पे जो फ़र्क पड़ेगा वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम पे विशिष्ट ऊष्मा उसकी उतनी रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक पदार्थ की सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है।
तो देखो फ्यूजन एनर्जी और वेपोराइजेशन एनर्जी का सम होती है वो, तो सलग, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। संलग्न एंथैल्पी और वाष्पीकरण एंथैल्पी का सम होती है वो। अगले क्वेश्चन की चल रहे हैं। द नंबर ऑफ C5H12 में समावयवी मोनो एल्केनों की संख्या कितनी होगी? तो इसके अंदर एल्केनों के समावयव की संख्या मित्रों 8 होगी इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा रैपिडली SN1 रिएक्शन कौन देगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा रैपिडली रिएक्शन जो है एल्किल आयोडाइड में, एल्किल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये वाला ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्शन देगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से स्थायित्व का क्रम है, तो सबसे पहले ज़्यादा ट्रांस अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ट्रांस जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सिस, फिर 1। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन जो है हो जाएगा कि सबसे पहले विपक्ष वाली 2 पेंटीन, फिर समपक्ष 2 पेंटीन, फिर 1 पेंटीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम अवर्ण वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एसीटेट मुक्त बुलाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले हाइड्रोकार्बन होगा। तो क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का वो है, वो सोडियम एसिड एनोड पर एसीटेट मुक्त मूलक बना रहा है, तो इस अभिक्रिया का हाइड्रोकार्बन जो होगा वो एथेन होगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट जो है मैथेन तो बनाई नहीं जा सकती इस मेथड से, एथीन एथाइन बनती नहीं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो आपकी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर तीनों ही प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, ना मैथीन बनती ना एथीन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस पहले तो एल्केन बनाई जा सकती बनती है, अब एल्केन में भी कभी मैथीन तो बनाई जा सकती इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रह गया 35 वाला। 35 एलिल क्लोराइड के IUPAC नेम क्या होगा? एलिल क्लोराइड का IUPAC नेम जो होगा वो होगा 3-chloro-1-propene, क्योंकि डबल इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। एलिल क्लोराइड का CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl होता है, तो 3-chloro-1-propene हो जाएगा इसका आंसर, 3 नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। RS नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का RS नॉमेनक्लेचर देना है आप लोगों को, तो इसमें नाम देने में कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रायोरिटी डिटरमाइन करिए, और प्रायोरिटी डिटरमाइन करने पर देखो प्रायोरिटी डिटरमाइन कैसे करोगे आप लोग। प्रायोरिटी डिटरमाइन जो करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर की तरफ से जाओगे, तो एटॉमिक नंबर Br को फर्स्ट मिलेगा, फिर 2 नंबर जो है आपको Cl COOH इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा R होगा, R ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 36 निकाल लिया हमने, 36 हो गया बिल्कुल। 37 की तरफ चलते हैं हम लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, इनमें से तो आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो है एसिडिटी को घटाते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो C ऑप्शन इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, फिर A हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ना, तो सबसे ज़्यादा C, फिर A, फिर D, फिर B, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट वाले जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं इसमें भी बता देता हूँ, 2 ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एक उत्प्रेरक PDS और बेंजल का हाइड्रोजन बेंजलिएट बना था, आप लोगों को पता है सभी को, रोजन-मुंड रिडक्शन है। ये क्वेश्चन अभी कल ACF का पेपर सॉल्व करवाया था मैंने, उसमें भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेस्पॉन्ड फेलिंग सॉल्यूशन, आपको पता है एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन का फेलिंग टेस्ट देते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो दोस्तों ये 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा?
तो अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित जो होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आप लोगों के 4 नंबर का ऑप्शन, सॉरी कौन सा नहीं देगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित नहीं देगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त कीटोन दे देंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड दे देंगे, मैथिल कीटोन समूह सहित कीटोन अल्फ़ा हाइड्रोजन रहित जो है वो नहीं देंगे दोस्तों। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यौगिक जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के पास में अल्फा का अल्कोहल के बीटा कार्बन पर CH3 होना चाहिए और एल्डिहाइड के अल्फा पे होना चाहिए। तो आप देखोगे पहला जो है दे देगा, दूसरा भी दे देगा, तीसरा नहीं दे पाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यौगिक करेक्ट IUPAC नाम देना अपन को इसका, तो इसका करेक्ट नाम आइसोब्यूट्रिक अम्ल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में टोल्यूइन का क्लोरीनीकरण कराने पर कौन सी अभिक्रिया होगी? तो आपको पता है सूर्य का प्रकाश या हाई टेम्परेचर पे मुख्य मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है हमेशा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग और ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? तो देखो इज नॉट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये एमीन, हाइड्रोक्सी और एनिसोल तो होते हैं। एल्डिहाइड जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 45 की चलते हैं। द रेशियो ऑफ नेप्थलीन और बेंजीन में उपस्थित, नेप्थलीन पे तो पहले नेप्थलीन के देखने हैं, बाद में बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन का अनुपात। तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और नेप्थलीन में अंदर जो होते हैं वो आपके 10 होते हैं। तो इनका रेशो निकालोगे तो 10:6, तो 5:3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रीटेल क्राफ्ट अभिक्रिया संबंधित है सल्फोनीकरण से नहीं है, नाइट्रिक एसिलेशन से है। ऐसा एसिलीकरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बेंजीन की रिएक्शन यदि हम क्लोरीन से अल्ट्रावायलेट से कराते हैं तो हमारे पास में गैमेक्सेन बनता है। गैमेक्सेन को 666 भी बोलते हैं, लैंडेन भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास में ये आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एरोमेटिक अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो इनमें से कौन कौन से एरोमेटिक है? तो ये दोनों ही जो है दोस्तों एटॉमिक है कि दोनों ही हकल के नियम का पालन करते हैं। इनमें सब में प्लेनरिटी है और लोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का। तो ये 49। इसके बाद में 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निम्न में से क्या सही नहीं है? विशिष्ट गंध होती है, जल में अमिश्रित होते हैं, धुआं वाली के साथ जलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। तो 4 वाला ऑप्शन जो है इसका गलत है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ देते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में हम लास्ट 50वां क्वेश्चन करते हैं। विटामिन जो कि रक्त के थक्के को नियंत्रित करता है, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया दोस्तों अभी वाली में। तो ये ऑप्शन इसका होगा दोस्तों। बाकी के 50 क्वेश्चन जो है, 70 क्वेश्चन जो है, क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, वो हम कल के एग्जाम में, कल के पेपर में करेंगे। अब कोई यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ज़रूर करें। धन्यवाद।